दोस्तों वीडियो री एग्जाम के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं उनकी व्याख्या भी आपको दी जा रही है, यानी कि एक साथ आपके एमसीक्यूज और थियरी का पोर्शन साथ साथ कंप्लीट होगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसका आंसर आपको बताना है। तो अगर आपने यहाँ पर गेस किया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर गेस किया 1850, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो सामान्यतया 1850 से माना जाता है। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है, बताओ। कंठ तालव्य उ र श ए या फिर आ। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपने गेस किया ऑप्शन सी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कंठ तालव्य माने जाते हैं ए और ए, ठीक है। अगर हम ओष्ठ के बारे में बात करें तो उ और उ को ओष्ठ माना जाता है। मूर्धन्य में आते हैं र और श, और कंठ ध्वनियाँ आती हैं अ और आ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताओ। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या फिर कोई तीसरा पद। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। विकल्प सी आपका करेक्ट है। जैसे कि अन्न जल, तो यहाँ पर अन्न और जल, और का यहाँ पर लोप हो गया, लेकिन दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। दूर उपसर्ग से जो शब्द बना है, दुर्दशा, दुहाई, दूरी या फिर दूर। सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि दुर्दशा। यह दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र व्यवसायियों के मध्य, या फिर सरकारी अधिकारियों के मध्य, या फिर सगे संबंधियों के व्यक्ति के और मित्रों के मध्य, या फिर पाठक और संपादक के मध्य। देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही है वैयक्तिक पत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत संबंध होंगे, जैसे कि सगे संबंधी और मित्र, तो उन्हीं के बीच में यह पत्र लिखा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है। अब प्रश्न कुछ कठिन हो रहे हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है। देखो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आदिकाल के लिए वीरगाथा काल शब्द प्रयोग में लाए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को चारण काल या संधि काल के नाम से पुकारते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया था। तो ये पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। होंठ, सूरज, पानी या फिर सोना। कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। सही जवाब है ऊंट या फिर होंठ, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर धीरे धीरे में जो समास आएगा वो अव्ययी भाव आएगा, ऑप्शन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक। देखो फ्रेंड्स, घर, पहाड़ और नदी ये आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। द्रव्यवाचक संज्ञा में फ्रेंड्स आएगा यहाँ पर दूध, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह क्रिया यानी कि वह शब्द कौन सा है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। देखो फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म स्पष्ट रूप से प्रधानता रखते हैं, तो ऐसे शब्द में ऑप्शन डी ही आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं।
सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कर्म नहीं पाया गया, जबकि इसमें कर्म मिल रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर, अब भर जो है ये क्या है? देखो फ्रेंड्स, ये है संबंध सूचक अव्यय, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तक, भर, पर्यंत आदि संबंध सूचक अव्यय के भेद अर्थ के अनुसार ये संग्रहवाचक अव्यय के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर होगा, किस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को कहते हैं। तो कर्म के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, तो उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य के बारे में जान लीजिए, इसका डेफिनेशन होता है क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। जैसे कि छत से बिल्ली कूदती है, उसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग होते हैं। तो ऐसे में जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा काल आसन्न भूतकाल में है, यानी कि हाल ही में संपन्न भूतकाल? तू आता तो मैं जाता, ये आसन्न नहीं है। मोहन आया सीता गई, वह आया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है। मतलब लग रहा है कि अभी हाल ही में आम खाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, देखो फ्रेंड्स, ये हुआ है अपभ्रंशों से, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? अपभ्रंश की पैसाची बोली से राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंजाबी बोली का जो विकास है वो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से, बंगाली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है यहाँ पर अपभ्रंश, यानी कि ऑप्शन डी। आपको बता दें कि भारतीय आर्य भाषा के विकास के इतिहास में 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य के काल को अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो अपभ्रंश है, और भारतीय आर्य भाषा के विकास के इतिहास में 500 से 1000 ईस्वी के मध्य के काल को अपभ्रंश काल भी कहा गया है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी में आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंधी। देखो फ्रेंड्स, सिंधी जो है यह ब्राचड़ अपभ्रंश से मतलब उत्पन्न हुई है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सीता सो रही थी, वाक्य का काल कौन सा है? तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।